अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। TSRTC मुलाजिमीन के एहतजाज और हुकूमत की वजाहत के बाद गवर्नर तमलीसाई ने RTC को हुकूमत में जम करने के बिल को कर लिया मंजूर। RPF जवान फायरिंग वाक़े में शहीद की बेवा को सरकारी नौकरी, डबल बेडरूम। गुजरा KTR महमूद अली ने अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में दस्तावेजात किए अंजुम शाहीन के हवाले। मजलिस की जानिब से शहीद सैफुद्दीन के अफराद खानदान को माली इमदाद। असदुद्दीन ओवैसी ने तीनों बेटियों के नाम पर 1-1 लाख के चेक्स किए हवाले। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कायम करते हुए तेलंगाना व्हाइट कोट रेवोल्यूशन की तरफ गामजन। तेलंगाना असेंबली में वजीर सेहत हरीश राव का बयान। मेडिकल कॉलेजेस के तुलबा को दी जाए स्कॉलरशिप। असेंबली में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स जारी करने और नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तें लेने का अमल किया जाए शुरू। असेंबली में मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का हुकूमत से मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। RTC को हुकूमत में जम करने से मुतालिक बिल को रियासती गवर्नर तमलीसाई सुंदरराजन की जानिब से वापस किए जाने के खिलाफ आज हज़ारों RTC मुलाजिमीन ने राजभवन के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजिमीन ने गवर्नर के खिलाफ नारे लगाते हुए मुतालबा किया कि वह फौरी बिल को मंजूरी दे। इस धरने के पेश नज़र राजभवन के पास पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। खैरताबाद, पंजागुट्टा और शहर के कई इलाकों में इस धरने से ट्रैफिक जाम के मसाइल देखे गए। మీడియా మిత్రులందరికీ ముందుగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఈ రోజు బ్రహ్మాండమైన నిరసన చేసినాం। నిరసనలో భాగంగా మరి గవర్నర్ గారు ఇప్పుడే మరి సానుకూలంగా మా అందరిని కూడా పిలిచి తర్వాత మీటింగ్ లో మాట్లాడడం జరిగింది। చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి అంశాలని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది। వాళ్ళు చాలా సానుభూతి కూడా చెప్పిండ్రు। మీ అందరికీ నేను గతంలో కూడా సమ్మెలో అప్పుడు కూడా మీ అందరికీ నేను సహాయం చేసినా మాట్లాడినా ఇప్పుడు కూడా నేను ఫర్ ద పీపుల్ మీకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా। నాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు। గవర్నర్ గా నా బాధ్యతను పోషిస్తా ఉన్నా। అట్లాగే అక్కడ రాష్ట్రపతి వచ్చినప్పటికీ మీకోసం నేను కూర్చొని మాట్లాడుతా ఉన్నా। ప్రభుత్వానికి 4 అంశాల మీద నేను డౌట్లు రాసినా, మీ మంచి కోసం, మీ వెల్ఫేర్ కోసం రాసినాను। అవన్నీ కూడా క్లారిటీ వస్తే నేను సైన్ చేసి పంపిస్తా, మీకు ఇబ్బంది చేయని చెప్పడం జరిగింది। అయితే ప్రభుత్వం నుంచి మేము మాట్లాడితే ఆ 5 క్వశ్చన్లకు కూడా ఆన్సర్లు ఆల్రెడీ పంపించడమని చెప్పి మనకు ప్రభుత్వం నుంచి ఇంతకు ముందే వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది। అయితే గవర్నర్ గారికి మళ్ళీ కూడా చెప్పినాం, మేడం ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయని చెప్తే వెరిఫై చేసిండ్రు, ఇంకా మా ఆఫీస్లోకి అందలేదండి। ఒకవేళ అందుతే వాళ్ళ ఆత్మగౌరవం కాపాడే ప్రయత్నమే మేము తెలంగాణ మజ్దూర్ అధినాయకత్వం చేస్తా ఉంది। ఇవాళ అశ్వత్థామరెడ్డి ఆనాడు పారిపోయిండు, మోసం చేసిండు, సమ్మెలో సర్వనాశనం చేసి 33 మంది చచ్చిపోతే ఆయన వేరే దానికి వెళ్లిపోయిండు। కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళకి మేము ఒప్పుకోం। दूसरी जानिब तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ बस डिपोज और अहम मकामात पर RTC मुलाजिमीन ने RTC को हुकूमत में जम करने से मुतालिक बिल को गवर्नर तमलीसाई सुंदरराजन की जानिब से रोके जाने के खिलाफ धरना दिया। गवर्नर के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी RTC मुलाजिमीन ने गवर्नर से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर उनके मसाइल का जवाब दे और RTC बिल को मंजूरी दे। हमारे मांगे नहीं मिले तो बस का भैया नहीं चलेगा। हमारे मांगे नहीं मिले तो बस का भैया नहीं चलेगा। बस का भैया नहीं चलेगा। बस का भैया नहीं चलेगा। हमारे मांगे नहीं मिले तो बस का भैया नहीं चलेगा। बस का भैया नहीं चलेगा। बस का भैया नहीं चलेगा। बस का
टीएसआरटीसी मुलाजमीन के राजभवन के पास धरने से पैदाशुदा सूरत हाल के दरमियान गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने एहतजाजी मुलाजमीन के यूनियन लीडरों को बातचीत के लिए राजभवन तलब किया। उन्होंने कहा कि राजभवन के पास आरटीसी मुलाजमीन के धरने से उन्हें तकलीफ पहुंची है। चूँकि गवर्नर इस वक्त पुडुचेरी में हैं, उन्होंने आरटीसी यूनियनों के लीडरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। आरटीसी कारकुनों के साथ गवर्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंस तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद टीएमयू के जनरल सेक्रेटरी थॉमस रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उन्होंने गवर्नर तमिलिसाई से आरटीसी और हुकूमत के इंजमाम बिल को मंजूर करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने उनके मसाइल सुने और मुस्बित जवाब दिया। थॉमस रेड्डी ने कहा कि गवर्नर ने उन्हें बताया कि कारकुनों के मफादात उनके लिए अहम हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि गवर्नर इस बिल को फौरी मंजूरी देंगे। ప్రధాన కార్యదర్శిని మరి ఆర్టీసీ అనేది మొదటి నుంచి అప్పుల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉంది. కార్మికులు చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. చాలా రోజులు I want to inform you that first I am not against the bill. Thank you. I am with you. Thank you. నేను మీతో ఉంది. Yeah. But I don't want you be on roads. There are some clarification we wanted because you could remember when you were fighting 3 years back. Yes. I was with you and I called you to Rajbhavan in the night hours and I was talking till 11 p.m. Yes, ma'am. And I took the message to convey the message. Okay. Then Arthamaindi, okay. But in spite of that, I let the government come out with clarification. It's not my intention to delay. I very much worry government can extend even the assembly session to help you. They cannot be need to be so strict. They can extend it. They need not be such a short assembly and want everything in a hurried manner. Nobody can do everything in a hasty decision. Everyone needs some time. Even if in your house also, if you give one notice, you need some time to leave. But I have spent all my time at 11 o'clock. I have come out with for some clarification. So you request the government to send me. Within my limits, there won't be any delay. Okay? I want you all to be very happy and very healthy. And I respect your experience. I respect your employability. And I am with you. And I am more affectionate with you. तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हुकूमत की जानिब से उनके जरिए पूछे गए 5 सवालात के जवाबात हासिल होने पर आज हफ्ते की शाम टीएसआरटीसी को हुकूमत में जम करने के बिल पर दस्तखत कर दिए। बता दें कि गवर्नर के सेक्रेटरी को लिखे एक ख़त में तेलंगाना हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने गवर्नर से ये भी दरख्वास्त की कि वो मुजवज़ा बिल को रियासती मुखनना में पेश करने की सिफारिश करें। अब गवर्नर की जानिब से बिल को मंजूर किए जाने के बाद इसे असेंबली में पेश किया जाना था। वाज़ेह हो कि 31 जुलाई को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़्क़दा रियासती काबीना की मीटिंग में टीएसआरटीसी को हुकूमत में जम करने का फ़ैसला किया गया था। बिल मंजूर होने की सूरत में कॉरपोरेशन के 45,000 से ज़ायद मुलाजमीन को सरकारी अमला तस्वुर किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने आज हफ्ते को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल की फायरिंग में हलाक सैयद सैफुद्दीन के अफराद ख़ानदान के लिए डबल बेडरूम, एक सरकारी मुलाजमत और बेवा पेंशन देने से मुतालिक अहकाम जारी किए गए। वाज़ेह हो कि हैदराबाद के बाजार घाट में रहने वाले सैफुद्दीन उन 3 मुस्लिम मुसाफिरों में से एक थे जिनको 31 जुलाई के रोज़ एक आरपीएफ कांस्टेबल ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में पालघर रेलवे स्टेशन के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया था। आज हफ्ते को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात के मुताबिक सैफुद्दीन की अहलिया अंजुम शाहीन को आसरा पेंशन स्कीम के तहत 2016 रुपये माहाना की बेवा पेंशन मिलेगी। जियागुड़ा में एक डबल बेडरूम के फ्लैट भी अलॉट किया जाएगा। एक और हुक्मनामे में शाहीन को खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में ऑफिस सब ऑर्डिनेट के तौर पर मुकर्रर किया गया है, जबकि मरहूम सैफुद्दीन की तीनों लड़कियों के लिए बीआरएस की जानिब से 2-2 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। बता दें कि आज हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात के दस्तावेज़ात रियासती वज़रा KTR और महमूद अली ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में
बेवा अंजुम शाहीन के हवाले किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल की फायरिंग से शहीद होने वाले सैयद सैफुद्दीन की 3 लड़कियों को फीकस 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हफ्ते को दारुस्सलाम में बेवा अंजुम शाहीन को माली इमदाद के चेक हवाले किए। इस मौके पर नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, शहीद नौजवान के मामू हाफिज वाजिद पाशा और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर हाफिज पाशा ने मीडिया को बताया कि मुतासिरा खानदान को रेलवे की जानिब से 10 लाख रुपए, बीआरएस पार्टी की जानिब से तीनों लड़कियों के लिए 6 लाख रुपए और मजलिस की जानिब से 3 लाख रुपए की रकम दारुस्सलाम बैंक में तीनों लड़कियों के नाम पर 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करा दी गई है। तेलंगाना के वजीर सेहत व खजाना हरीश राव ने आज हफ्ते को रियासती असम्बली में कहा कि सफ़ेद इनकलाब, सब्ज़ इनकलाब, गुलाबी इनकलाब जैसे कई इनकलाबात हासिल करने वाले तेलंगाना ने आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज कायम करते हुए सफ़ेद कोट इनकलाब का आगाज़ किया है। धान की पैदावार में नंबर 1 रियासत तेलंगाना अब डॉक्टर्स तैयार करने में भी पहले नंबर पर आएगी। నిజంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వైద్య రంగంలో కూడా ఒక విప్లవాన్ని సృష్టించిందని చెప్పుకోవచ్చు అధ్యక్ష. ఎట్లయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ వైట్ రెవల్యూషన్, పింక్ రెవల్యూషన్, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మనం ఎట్లయితే సాధించామో ఈరోజు జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేసి వైట్ కోట్ రెవల్యూషన్ కూడా సృష్టించింది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ధాన్యం ఉత్పత్తిలో నంబర్ 1గా నిలిచాం. డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో కూడా తెలంగాణ నంబర్ 1లో నిలవబోతుందని నేను ఎంతో సంతోషంగా ఈ సభ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఒకనాడు మన పిల్లలు డాక్టర్ చదవాలంటే ఒక కలలాగా ఉండేది. కానీ ఆ కళను నిజం చేశారు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. కొంతమంది పిల్లలు సీట్లు రాక ఎంతో వ్యయప్రయాసాలకు లోనై పక్క రాష్ట్రాలకు, వివిధ దేశాలకు వెళ్ళి చదువుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి. ఉక్రెయిన్కో, రష్యాకో, చైనాకు పోయి చదవాలంటే అక్కడ భాష నేర్చుకొని, రష్యన్ భాష, చైనీస్ భాష నేర్చుకొని ఆ భాషలో చదువుకొని ఎంత ఇబ్బందులు మన పిల్లలు పడ్డారో కూడా తెలియంది కాదు అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మన రాష్ట్ర అవసరాలను, కరోనా లాంటి వైరస్లు వచ్చినప్పుడు తట్టుకొని నిలబడే విధంగా ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టారు అధ్యక్ష. గతంలో అధ్యక్ష ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు కనీసం ఒక జిల్లాకు డిగ్రీ కాలేజీలు కూడా గత ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేయలేకపోయినాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక్క ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ లేకుండా అధ్యక్ష ఇదే సభలో ఆ రోజు మేము మాట్లాడినాం అధ్యక్ష. అంటే గత ప్రభుత్వాలు 10 జిల్లాలున్న తెలంగాణలో ఒక జిల్లాకు ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ పెట్టలేకపోతే ఇవాళ 33 జిల్లాలుగా మార్చి ప్రతి జిల్లాకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చరిత్ర సృష్టించిన విషయాన్ని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యుల దృష్టికి తెస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఎంబీబీఎస్ సీట్ల అధ్యక్ష రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు 2850 ఉంటే ఈరోజు 8515 ఎంబీబీఎస్ సీట్లకు పెంచుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ సంవత్సరం, ఈ విద్యా సంవత్సరంలో దేశం మొత్తం 2200 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ప్రభుత్వ రంగంలో ఏర్పడితే అందులో 900 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డాయి అధ్యక్ష. అంటే దేశం మొత్తం 1300 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు వస్తే ఒక తెలంగాణలో 900 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు మన ఒక్క రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డాయి. అంటే దేశంలో వచ్చిన ఎంబీబీఎస్ సీట్లలో 43% ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వస్తే మిగతా 57%లో 27 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు అన్ని కలిపి వాళ్ళు 1300, ఒక్క తెలంగాణ 900 ఎంబీబీఎస్ సీట్లతో 43% మరి మన సీట్లు సాధించుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असेंबली में हुकूमत से सवाल किया कि 3 सालों से मेडिकल कॉलेजेस के तलबा को स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी गई। उन्होंने मेडिकल तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का मुतालबा किया, जिस पर हरीश राव ने जवाब दिया। Honorable Speaker sir, so through you I would like to ask the Finance Minister is that what is the financial setting up or starting this new 21 medical colleges, sir? And also, what is the expenditure incurred for starting this 21 medical colleges, sir? And also, sir, the third question I would like to ask is, what would be the additional financial burden on the Department of Health and Medical Education because of this new 21 medical colleges, sir? Sir, I would also like to know
from Honorable Finance Minister yesterday also I had asked the same question, sir. What is the estimated amount for starting a new medical college and a hospital? What would be the total expenditure for salaries of teaching and non-teaching staff in these 21 medical colleges, sir? And lastly, sir, I would also like to know what would be the total amount that would be incurred paying as a stipend to the undergraduates and postgraduates, and also what would be the amount, total amount incurred for the SRs. And lastly, I would like to know, sir, from Honorable Finance Minister Saab, is that please let this House know as to what is the amount that the government spends on making one doctor, and what is the amount that government spends in making one postgraduate, and what is the amount that government spends in making one super specialty. And also, sir, I would like to bring to your kind notice, sir, right from the year 21, for the year 21, 22, 22, 23, sir, the scholarship has not been paid to the medical colleges. When would this be paid, sir? The postgraduate students took an admission in 20 and they have completed their postgraduate studies, and still the fees is due to the colleges. Yesterday, Honorable Minister Saab was saying that we are paying the salaries only 1 year, but here, sir, from last 3 years, it has not been paid. I can give an example of my own medical college. 6 crores of rupees are due to Deccan College of Medical Sciences for the year 2021, 21, 22, 22 and 23, sir, also for the postgraduate also, sir. I hope that Honorable Minister Saab would give me a specific reply for the questions raised, sir. అధ్యక్ష గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ గారు చెప్పిన దాంట్లో కొన్ని వివరాలు నేను చెప్పగలిగాను. అదేవిధంగా WHO నిబంధన ప్రకారంగా ఎంతమంది డాక్టర్లు ఉండాలని 1,00,000 జనాభాకని అడిగారు. ప్రతి 1,00,000 జనాభాకు ఇవాళ ఒక డాక్టర్, ప్రతి 1000 మందికి ఒక డాక్టర్ ఉండాలనేది WHO నిబంధనలు చెప్తా ఉన్నాయి. తెలంగాణలో దాదాపు 40,000 మంది డాక్టర్లు ఇప్పటికే రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ WHO నామ్స్కు దగ్గరగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉంది, డాక్టర్ల సంఖ్య అందుబాటులో ఉందనేటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ గారు ఫైనాన్షియల్ అలొకేషన్ కానీ, అడిషనల్ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ కానీ, స్టైఫండ్స్ టు SRs కానీ ఇంకా కొన్ని వివరాలు అడిగారు. తప్పకుండా అవన్నీ కూడా తెప్పించి వారికి వ్రాతపూర్వకంగా నేను పంపిస్తానని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాను. मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि माइनॉरिटीज़ कॉलेजों में 60% सीट्स ए कैटेगरी की सीट्स के तौर पर अलॉट की गई हैं, जबकि नॉन माइनॉरिटीज़ कॉलेजेस में ये 50% है. इसकी वजह से तकरीबन 300 होनहार तुलवा मेडिकल की तालीम हासिल करने का मौका खो रहे हैं. उन्होंने मुतालबा किया कि जारी काउंसलिंग को फौरी तौर पर रोक कर इस मामले को हल किया जाए. वहीं कांग्रेस CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी व कॉलेजेस में रूल ऑफ रिजर्वेशन पर अमल करने का मुतालबा किया. इसके अलावा उन्होंने होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक तुलबा को एलोपैथी तुलबा की तरह स्टाइफंड देने का मुतालबा किया, जिस पर वजीर सेहत हरीश राव ने दोनों के सवालों के जवाब दिए. Honorable Speaker, sir, through you, I would like to once again ask the Honorable Minister Saab, out of the questions which I have asked, only one question was answered. The rest of the questions haven't been answered. Sir, we are starting a new medical college, so we have to have the financial allocation for the colleges. And at the same time, sir, anyway, Honorable Minister Saab had said he will send me the reply. I thank him that he would send me the reply. But at the same time, sir, yesterday also I have raised a very important issue. That issue is pertaining to the A category of non-minority colleges. And minority colleges have A category of 50%, non-minority has 60%. So, 50%, sir, and minority has 50%, sir. Now the question is that, sir, कि आप ये जो नॉन माइनॉरिटीज में 50% रखे हैं और माइनॉरिटी में 60 रखे हैं, उसकी वजह से द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी.
this has to be corrected by the state government. Why that minority colleges have given 60% and non-minorities have been given 50%? Sir, I'm standing here and I'm not saying that the 60% of minority should be reduced. No, sir. Minority students are getting benefited. The A category fees is 60,000, sir. Yesterday also I have told, sir, with this more than 300 meritorious students will get a benefit if this is corrected. Why are we not correcting this? Private college is a private college, sir, whether it is minority or non-minority. Category distribution, percentage distribution should be equal. Why is it not equal is my question. Kindly correct it, sir. With this, many meritorious students, sir, Hindu students, Muslim students, SC students, ST students, BC students, tribal students, all students will get benefited if this is corrected. So we should correct this. అధ్యక్ష, నిన్న కూడా నేను గౌరవ మంత్రి గారిని చర్చ సందర్భంగా ఒక అంశం అడిగాను అధ్యక్ష. ఈరోజు కూడా మళ్ళీ మీ ద్వారా అడుగుతా ఉన్నాను. ప్రభుత్వ పరంగా పెట్టే మెడికల్ కాలేజ్లో చాలా సంతోషం. తెలంగాణ విద్యార్థులందరికీ ఇక్కడ సంపూర్ణంగా సీట్లు వచ్చేటట్టుగా పెట్టారని చెప్పినందుకు. అట్లాగే ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో కూడా, యూనివర్సిటీస్లో కూడా పెట్టేటువంటి మెడికల్ కాలేజెస్లో ఆ సంఖ్యని 25% బదులు 50% పెంచండి. అట్లాగే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ స్టూడెంట్స్ కూడా కంపల్సరీ దయచేసి, ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రం ప్రత్యేకంగా ఎక్కువగా వెనకబడినటువంటి వర్గాలు, దళిత గిరిజనులు, మైనారిటీస్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం, వాళ్ళకి అవకాశాలు వచ్చేటట్టుగా రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ కంపల్సరీ పెట్టేటట్టుగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అట్లాగే మూడోసారి సార్, ఈ స్టూడెంట్స్కి స్టైఫండ్ ఇచ్చే కార్యక్రమంలో భాగంగా అలోపతి స్టూడెంట్స్కి, పీజీ స్టూడెంట్స్కి, అవుట్సర్జన్స్ చేసేటువంటి వాళ్ళకి ఏ రకంగా అయితే స్టైఫండ్ ఇస్తూ ఉన్నారో, హోమియోపతి, యునాని, ఆయుర్వేదిక్ స్టూడెంట్, ఆయుష్లో పనిచేసేటువంటి చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులకు కూడా ఆన్ పార్ అలోపతి స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చినట్టుగా స్టైఫండ్ ఇచ్చేటట్టుగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. గతంలో ఉండింది అధ్యక్ష, గత 2016 నుంచి ఇది కంటిన్యూ చేయట్లేదు. దయచేసి దాన్ని పరిశీలించి చర్య తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతాను. మినిస్టర్ గారు, కర్ణనా సాబ్, గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్పినటువంటి మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సంబంధించినటువంటి ఫీజు విషయంలో, ఇది ఈ మైనార్టీ కాలేజెస్ విషయంలో, మైనారిటీ మెడికల్ కాలేజెస్ విషయంలో ఇది మా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు. ఇది గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్నటువంటిదే తప్ప కొత్త నిర్ణయం కాదు. బట్ గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ గారు నిన్న కూడా చెప్పారు, దీని మీద త్వరలోనే ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి దీన్ని వీలైనంత త్వరగా దాన్ని పరిష్కరించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇకపోతే గౌరవనీయులు బట్టి విక్రమార్క గారు వారు డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ గురించి మెన్షన్ చేశారు. మన రాష్ట్రంలో 56 ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలు ఉంటే 28 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు, 27 ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలు, ఒకటి మాత్రమే డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది. ఈ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్కి ఎన్ఎంసి, నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఏ పద్ధతి అయితే ఉందో మన రాష్ట్రంలో కూడా అదే పద్ధతి ఎన్ఎంసి నిబంధనలకు అనుగుణంగా జరుగుతుంది. మన దగ్గర గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే గీతం యూనివర్సిటీ అని ఒక డీమ్డ్ యూనివర్సిటీకి అనుమతి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు గీతం యూనివర్సిటీకి ఏ విధి విధానాలు, నిబంధనలు ఉన్నాయో మన రాష్ట్రంలో కొత్తగా వచ్చినటువంటి డీమ్డ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉందో దానికి కూడా అదే విధి విధానాలు ఉంటాయనే విషయాన్ని మీ ద్వారా సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాను. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज तेलंगाना असम्बली में नए राशन कार्ड जारी करने में ताख़ीर से लोगों को हो रही मुश्किलात पर रोशनी डाली और गरीब आवाम की सहूलत के लिए नए राशन कार्ड की दरख्वास्त लेने के अमल को शुरू करने हुकूमत से मुतालबा किया। स्पीकर साहब, करीब 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जो राशन कार्ड के नए एप्लीकेशंस नहीं लिए। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि नए राशन कार्ड के दरख्वास्तें लें, क्योंकि गुज़िश्ता 4 साल पहले जो लिए थे उसके अभी अपन कार्ड्स जो है सो भी पिछले साल ही उसके अप्लाई करें। कई लोगों को तकलीफ़ हो रही है और जो लोग किसी वजूहात की वजह से कहीं बाहर जाकर 1-2 महीने राशन नहीं लिए, उनके भी नाम उसके अंदर से हदफ कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, ताकि नए राशन कार्ड्स के आप खोलेंगे तो जो गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोग को इनकम सर्टिफिकेट लेने के लिए MRO के चक्रा करना पड़ रहा, तो ये तमाम सहूलतें होंगी और गरीब के लिए ज़रूरी है कि इमीडिएटली जो है ना आप नए राशन कार्ड्स के लिए एप्लीकेशंस के लिए दरखास्तें खोलें। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज हफ्ते के रोज़ तेलंगाना असम्बली में जारी मानसून सेशन में रियासत के इमाम व मुअज्जिनीन की तनख्वाहों और ओवरसीज स्कॉलरशिप से मुतालिक हुकूमत से सवाल किया। सर, इमाम मौज़नों की तनख्वाह सर मार्च के महीने से नहीं आई, कल से दे रहे हैं सर, जुलाई तक भी नहीं आई है। 10,000 एप्लीकेशंस दिए हैं, 7,000 पेंडिंग है, उसको भी दीजिए। ओवरसीज स्कॉलरशिप सर 21 से अब तक नहीं आई है, उसके लिए भी मैं कहूंगा कि उसको रिलीज करिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड सर, you will be surprised and shocked when I say that कि RTF और MTF में 2014 से लेके अब तक सर, अब तक पैसे रिलीज नहीं करे। 14 और 18 के वेव कर दिए, 18 से लेके अब तक नहीं दिए। 2015 में 1.5 लाख दरखास्तें आए लोन के लिए और वो लोन के दरखास्तें आने के बाद 2014 से लेके अब तक 1 पैसा नहीं दिए सब माइनॉरिटीज को लोन। तो अगर ऐसे हालात रहेंगे तो हुकूमत के साथ आएंगे। मैं ये उठा रहा हूं इसलिए कि आप देखिए कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए भी सर 22 का सीजन के लिए दरखास्तें बुलाए गए हैं, 900 दरखास्तें आई हैं, उसमें से आपको कमेटी डाल के क्लियर करना है, वो भी क्लियर नहीं करे सर। कोर्सेज खत्म हो गए, ना स्कॉलरशिप आ रही है। तो मैं आपके जरिए दरखास्त करूंगा कि प्लीज फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक मीटिंग बुलाओ, बोलिए साहब ये स्कॉलरशिप के इश्यूज को क्लियर करने के लिए, ओवरसीज के लिए और मुसलमानों को लोन्स देने के लिए। दलित बंधु दे रहे हैं, हम इस्तेकबाल करते हैं, दे रहे हैं, BCs को दे रहे हैं, हम उसका भी इस्तेकबाल करते हैं। मुसलमानों को भी कुछ दीजिए, आपसे उम्मीद है। इलेक्शन का वक्त है, अगर मुसलमानों को यह नहीं मिलेगा तो इसके क्या नतायज होंगे ये आप बेहतर जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर। गौरव సభ్యులు అడిగిన విషయాన్ని మేము నోట్ చేసుకుందారా, ఇది ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పిస్తాం। बहादुरपुरा से मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने आज असम्बली में बात करते हुए पुराने शहर हैदराबाद में तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। स्पीकर सर, आपके ज़रिए मैं म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ, हैदराबाद शहर में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम मेहनत कर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए GHMC से जैसा फ्लाईओवर्स का सैंक्शन लिए है, बॉक्स ड्रेनों का सैंक्शन लिए है, NP2 पाइपलाइंस का सैंक्शन लिए है और दीगर नालों की वाइडनिंग का सैंक्शंस लिए है। मगर गवर्नमेंट और तेलंगाना ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सैंक्शन कर चुके हैं, मगर गुत्तेदारा काम स्टार्ट नहीं कर रहे फंड्स की कमी की वजह से। आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये रेनी सीज़न है, मानसून है सर, कई प्रॉब्लम हमारे को हो रहे हैं, नाला वाइडन करना ज़रूरी है, सैंक्शन है, काम स्टार्ट नहीं हो रहा है। बॉक्स ड्रेन का काम सैंक्शन है मगर काम स्टार्ट नहीं हो रहा है और दीगर फलकनुमा ब्रिज है बन रहा है, वो भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है और दीगर जो है किशन बाग का नाला है उसका काम नहीं हो रहा है। साहब, आपसे आखिरी में एक ही चीज़ है सर, ये आपके ज़रिए मैं ये हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, जितने गुत्तेदारों को पैसा रुका हुआ है उनको आप पैसे दिए तो काम आएंगे। उसके लिए आपसे गुजारिश है कि गवर्नमेंट से कहे और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जल्द गुत्तेदारों को पैसा दीजिए। पैसा दिए तो अब काम होगा ना सर, सैंक्शन हो गया, काम नहीं हो रहा पैसा नहीं रहने की तरफ से। గౌరవ ఎంఐఎం సభ్యులు ప్రస్తావించిన అంశాన్ని నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష।
గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారికి విషయాన్ని చెప్తాం. तेलंगाना बीजेपी के रियासती दफ्तर वाक़ हैदराबाद में बीजेपी तेलंगाना की स्टेट वाइड मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मरकजी वजीर व रियासती सदर किशन रेड्डी ने की। इस वर्कशॉप में तेलंगाना इलेक्शन इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर, कौमी नायब सदर DK अरुणा, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन इटला राजेंद्र और दीगर ने हिस्सा लिया। निर्मल जिला मरकज में बढ़ती हुई ट्रैफिक को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कौमी शाहराह के अतराफ गैर मजाज तजावुजात को हटाने का काम शुरू किया। जिला SP प्रवीण कुमार की हिदायत पर सड़कों के किनारों पर लगाए गए शेड, ठेला बंडियां और दीगर को हटा दिया गया। इस अमल के आगाज पर ताजिरों और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान थोड़ी देर के लिए कशीदगी देखी गई। तेलंगाना कांग्रेस के रियासती लीडर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने आज अपनी सालगिरह के मौके पर सेवा दीक्षा मनाई। उन्होंने मुस्तहक अफराद और सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की ज़रूरी अशिया फराहम करके अपनी सखावत का मुजाहिरा किया। वाज़ेह हो कि हालिया सैलाब से होने वाले नुकसान और कांग्रेस लीडर चिलुकूरी रामचंद्र रेड्डी की मौत की वजह से कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने सालगिरह तकरीब मनाने के बजाय सेवा दीक्षा का ऐलान किया था। इस मौके पर माजूरीन तंजीम हैंडीकैप हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम रिम्स अस्पताल के मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई और कंदी श्रीनिवास रेड्डी को सालगिरह की मुबारक पेश की गई। माजूरीन तंजीम के सदर मोहम्मद इमरान ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी को आने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने की उम्मीद जाहिर की। इस सेवा दीक्षा प्रोग्राम में कांग्रेस लीडर जी संतोष, MA शकील, MA कलीम, खिजर पाशा, वसीम रमज़ानी, मोहसिन पटेल, अब्दुल रशीद और दीगर मौजूद थे। आज मेरा जन्मदिन के संदर्भ में जो आदिलाबाद से आम जनता, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, कार्यकर्ता और मेरे अभिमानियों को, सब लोगों को जो मुझे मुबारक बोला, विशेष भेजा, दुआ भेजा, सबको मेरा नमस्कार, सलाम अलैकुम, आदाब और मेरा धन्यवाद। मेरा जन्मदिन के ये संदर्भ में पेनगंगा नदी से 50,000 एकड़ में किसानों को फसल का नुकसान हुआ और 40,000 से ज़्यादा घरों में पानी घुस गया, भारी नुकसान हुआ। इसके वास्ते मेरा जन्मदिन का सेलिब्रेशंस रद्द कर दिया गया। ये अभी ठीक समय नहीं है मेरा जन्मदिन मनाने का। आदिलाबाद शहर मुस्तखर के मुख्तलिफ मोहल्ले जात से ताल्लुक़ रखने वाले बेवा ख़वातीन, माजूरीन व मुस्तहक़ीन में आज हफ्ते के रोज़ सफ़ा बैतुलमाल की जानिब से जुमला 26 मुस्तहक़ीन में फ़ी कस 500 रुपये के हिसाब से जुमला 12,500 रुपये पर मुश्तमिल माहाना वज़ाइफ तकसीम किए गए। मौलाना सैयद मुबशिर अहमद ने सफ़ा की खिदमात और कारकर्दगी से वाकिफ़ करवाते हुए अहले खैर हज़रात से इस काम में ताउन करने की अपील की। वबरकातुहू। सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद हमारे अपने शहर आदिलाबाद का मशहूर व मारूफ़ फ़लाही दीनी रिफ़ाही इदारा है, जो गुज़िश्ता 14 साल से शहर आदिलाबाद में फ़लाही रिफ़ाही खिदमत में हमतन मसरूफ़ है, जिसकी एक नुमाया खिदमत ये है कि हर महीने की 5 तारीख़ को शहर आदिलाबाद के सलम महलों से ताल्लुक़ रखने वाली बेवाजात माजूरीन ख़वातीन में माहाना वजीफ़ा तक़सीम किया जाता है। फ़ी कस 500 रुपये के हिसाब से जुमला 12,500 रुपये 26 ख़वातीन में तक़सीम किए जा रहे हैं। इसके अलावा सफ़ा बैतुलमाल दीगर खिदमात में भी मसरूफ़ है, जैसे कि मरीज़ों की इमदाद करना, गरीब लड़कियों की शादियों में इमदाद करना और हस्पतालों का दौरा करके तीमारदारी और उनकी इयादत करना वग़ैरह वग़ैरह।
ये तमाम खिदमत शामिल है। आप हमसे रब्ता करने के लिए दफ्तरी औकात में सुबह जो ऑफ़िस का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक इस वक्त भी आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे अब कारकुनान जो मेंबरान है, ज़िम्मेदारान है, इनके नंबरात भी है और हमारे मेंबरान जो है ना मस्जिदों के अइम्मा भी है। मदीना मस्जिद में हमारे मोहतरम साहब इमाम साहब है और खिजरा मस्जिद के नायब इमाम साहब हमारे खाजिन साहब है और खुर्शीद नगर गांधी नगर के एरिए के लिए हमारे हाफिज़ शेख बशीर साहब जो गांधी नगर के इमाम हैं। टाटीगुड़ा वग़ैरह में वहाँ के हजरात आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं नगीना मस्जिद का इमाम हूँ और इसके अलावा हमारे कैलेंडर्स भी मस्जिदों में लगे हुए रहते हैं, उस पर हमारे नंबरात है, आप उस पर से भी रब्ता करके हमसे रब्त कायम कर सकते हैं और इदारे का जितना जैसा हो सके ताउन कर सकते हैं। ज़िला गढ़वाल में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद शाह सानी मारूफ पीर क़ादरी अल खुमैस की तौलियत को लेकर आज सैयद शाह सानी मारूफ पीर क़ादरी के पोते सैयद शाह दौलत पीर क़ादरी और दीगर अफराद ख़ानदान ने वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर एक मेमोरेंडम चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह के हवाले किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक ख़ानदानी दरगाह है, लेकिन इस बार वक्फ बोर्ड ने वक्फ इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मुतवल्ली को तब्दील कर दिया है और वो शख्स मज़कूरा ख़ानदान से नहीं है। उन्होंने ख़ानदान के किसी फ़र्द को मुतवल्ली बनाने की दरख्वास्त की। दौलत पीर क़ादरी अल खुमैसी मेरा नाम है। मैं हज़रत सैयद हाफिज़ सैयद शाह मारूफ पीर क़ादरी अल खुमैसी जोगलम्बा गढ़वाल में जो बारगाह है, मैं हज़रत के भाई की औलाद से हूँ। मारूफ पीर क़ादरी जो हज़रत हैं उनके भाई सैयद हुसैनी पीर क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह उनके सिलसिले से हूँ मैं। भाई की औलाद हज़रत की डायरेक्ट हज़रत की भाई की औलाद से हूँ मैं। तो यहाँ पे याकूब नामी जो मुतवल्ली बनाए हैं उसको वक्फ बोर्ड हैदराबाद ने बिला इंक्वायरी, क्या इंक्वायरी करे नहीं करे नहीं कुछ भी नहीं बना दिया उसको। अब आके और हमारे ऊपर ज़्यादती कर रहा है, हमारे ऊपर ज़्यादती कर रहा। ये कंप्लेंट का हमारे ऊपर FIR कर तू बोल के बोल रहा, क्या बोले वो डरा रहा हमारे मुतवल्ली को। हमें चेयरमैन साहब को ये बोले हैं कि मुतवल्ली को रिमूव किया जाए। उन नवासा अपने आप को नवासा बता चुका है, तो बजाय पोतरे हैं यहाँ पर, तो नवासे कैसा राइट्स देते हैं? नवासे तो राइट्स नहीं है बोलते, पूरे ये बोल रहे गवर्नमेंट सब बोल रही, तो इसको कैसा मुतवल्ली बनाए वक्फ बोर्ड? तो अब हकदार आप हैं? जी हैं सब। तो गज़ेट में आपके परदादा दादा का नाम है? नहीं, परदादा नहीं, उनकी जो अब्दुल खादर क़ादरी ना, अब्दुल खादर क़ादरी जो नाम है, ये मेरे परदादा के चिचेरे भाई हैं। सैयद शाह दस्तगीर क़ादरी अल खुमैसी रहमतुल्लाह अलैह के चिचेरे भाई, चिचेरे ताहिरे भाई मेरे परदादा और इनके नाना जो नाना बोल रहा ना, उनके नाना याकूब के वालिद साहब कुछ भी नहीं थे ना। याकूब साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं इस सिलसिले से, खुमैसी सिलसिला नहीं है बोले हम खुमैसी सिलसिला साबित करे हैं। हमारे चेयरमैन साहब के पास जो देकर आए हैं, मैं उसके अंदर पूरा तरतीब से लिखकर दस्तावेज़ लगा के दिए हैं हम। तो आपके मुंतखब वगैरह है? मुंतखब मीनू बोल रहे हैं, मुंतखब में ना आपके दादा का खसरा पानी में न है, मुंतखब में नाम है, ज़रूरी नहीं है मुंतखब और खसरा पानी में नाम हो। शिजरा शाख ये ये इम्पोर्टेंट रखता है। फैमिली ट्री है, सब ख़ानदानी आप लोग हैं ना, इंक्वायरी करो, अगर हकीकत है तो आप सही फैसला करो। वक्फ बोर्ड से मेरी यही इल्तिजा है, वक्फ बोर्ड के आला अहदेदारों से। अब ये जो वक्फ बोर्ड में याकूब नामी सैयद याकूब मुहियुद्दीन बोल के है, क्या है, उसको रिमूव करो बोल के हमारी बोल रहे हैं कि कसरा पानी में आपके नामा का है और मुंतखब में नामा का है, इसमें आप ख़ानदानी में नामा का है, ऐसा पूछते हैं। आप बताइए याकूब से इसमें मुखातिब हूँ मैं मुतवल्ली से, कि आपके दादा का वालिद का नाम है मुंतखब में? नहीं है। आप बताओ, हमारा साबित करो आप। और खाली डराते रहते। अब भी वक्फ बोर्ड के अंदर बाहर निकल तू बोले मेरे चेयरमैन के साहब के सामने बाहर निकल तू बोल के बोला है। अभी साहब लोग सामने हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं, यहाँ के हैदराबाद के रहने मुतवल्ली यहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ के कैसे मुतवल्ली बनते? नवासा बता के बने हैं, हमें पोत रहे हैं। वक्फ बोर्ड इसको है ना इंक्वायरी कर को सही फैसला करे। हमें वक्फ बोर्ड में बहुत कंप्लेंट दी, जब उन्हें मुतवल्ली बनने से पहले हम कंप्लेंट्स दिए हैं, देने के बावजूद भी है ना हमारे पर कोई एक्शन नहीं लिए वक्फ बोर्ड। डॉक्टर बोले तो हमारे पर तवज्जो नहीं देते सब। क्या बोला इंस्पेक्टर? क्या बोला?
तवज्जो नहीं दे रहे हमारे, हम कितना तो बोलो। क्या नाम है? बोलता हूँ सिराज भाई बोल के, महबूब नगर के रहने वाले हैं ना, उन्होंने हमारे ऊपर लाइट ले लेते सबको, कुछ भी एक्शन नहीं लेते हम। कल भी आए थे गदवाल को, उनसे बात किया मैं तो नहीं तुम्हारे से बात करने नहीं आए हम लोग, वो हमारे म्यूनसिपालिटी कमिश्नर से बात करने आए बोल के बोले। घड़ी का आ रहा है, मैं एक शॉप बन रहा हूँ, आ रहा है वो सिराज को बुला लेकर रहा है, रुकान लगा रहा है, बुला लेकर रहा है, रुकान लगा रहा है। 10 प्लाटा कब्जा कर लिया गदवाल मोमिन मल्ला रायचूर रोड। घड़ी उनको बुला लेकर रहा है, उनसे दबाव कर रहा है हमारे को। यहाँ हैदराबाद से पुलिस स्टेशन को फ़ोन करा रहा है, वो सब पुलिस स्टेशन बैठ रहा है, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, डीएसपी बात कर रहा हूँ बोलते उन्होंने पुलिस वाले बुला कर, क्या साहब तुम ऐसा कर रहे हो, तो नहीं साहब हमें क्या करते बोलते। अब तो पुलिस वाले क्या नहीं बोल रहे हैं, हमारे जाओ बोल रहे हैं। तो किसकी ज़मीन पे जो है बन रहे थे? हमें 20 साल पहले 25 साल पहले खरीदे सो, जब 50 साल से जब खरीदे हैं, जब हमारे बड़े में भी खरीदी, जब 400 कॉलोनी है जो कोनर थे जब मुतवली उन्होंने रजिस्टर करके दिया है कोनर। अब सिराज क्या कर रहा है, यहाँ हैदराबाद वाले सपोर्ट कर रहा है, मेमनगर से आता है, हैदराबाद वाले सपोर्ट कर रहा है। अब लैंड है बोल रहा, डरा रहा है, हक लैंड है बोल रहा। हमारे पास अब्दुल खदीर है, मैं वाटर टैंक कॉलोनी का रहने वाला हूँ, गदवाल धरूर मेट रायचूर रोड। जो मारूफ पीर दरगाह, जो हज़रत की दरगाह है, वो 24 घंटे लाक डाल के रह रही। ये जो मुतवली है हैदराबाद है, आके लाक डाल के जुल्म ज़बरदस्ती करके लाक डाल के चले जा रहा। हमें साहिब का ज़ियारत कर लेने को हमारे को टाइम नहीं मिल रहा, हमारे वक्त नहीं दे रहे, पूरा लाक करके रखें 24 घंटे, वो खोलने लगाना बोल के हमें दरख्वास्त करें। 24 घंटे खुला। हाँ, ये लोग हकदार है साहब, हमें महल्ले वाले हैं, इनको पहचानते हैं। किनका? दौलतपुर खादरी से भाई, जो याकूब खादरी है वो बोगस है, वो घरों को नोटिस दे के निकल जाओ बोल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, आगे पैसे पूछ रहे हैं, महीना 5000 एक मकान। ये याकूब खादरी प्लस सिराज वक्फ इंस्पेक्टर, गदवाल कलेक्टर को भी कंप्लेंट दें इसके बारे में। ठीक है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। टीएसआरटीसी मुलाजिमीन के एहतजाज और हुकूमत की वजाहत के बाद गवर्नर तमलिसाई ने आरटीसी को हुकूमत में जम करने के बिल को कर लिया मंजूर। आरपीएफ जवान फायरिंग वाक़े में शहीद की बेवा को सरकारी नौकरी, डबल बेडरूम। गुजरा केटीआर महमूद अली ने अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में दस्तावेजात किए अंजुम शाहीन के हवाले। मजलिस की जानिब से शहीद सैफुद्दीन के अफराद खानदान को माली इमदाद। असदुद्दीन ओवैसी ने तीनों बेटियों के नाम पर 1-1 लाख के चेक्स किए हवाले। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कायम करते हुए तेलंगाना व्हाइट कोट रेवोल्यूशन की तरफ गामजन। तेलंगाना असेंबली में वजीर सेहत हरीश राव का बयान। मेडिकल कॉलेजेस के तुलबा को दी जाए स्कॉलरशिप। असेंबली में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स जारी करने और नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तें लेने का अमल किया जाए शुरू। असेंबली में मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का हुकूमत से मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।